हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, कैसे हो तुम सब। मेरा नाम है सी ए चिराग गर्ग और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एस ए 299 विच इज़ जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तुम्हें पता है जॉइंट ऑडिट क्या होता है? हाँ सर, पता क्यों नहीं है? पता है, नाम से ही क्लियर है। जॉइंट ऑडिट यानी कि जब ऑडिटर जॉइंट मार के ऑडिट करने आता है उसको बोलते हैं जॉइंट ऑडिट। कान के नीचे ऐसा लगाऊंगा ना तुम्हारे, जॉइंट मार के ऑडिट करने आता है। जॉइंट ऑडिट मतलब दो या दो से ज्यादा ऑडिटर इकट्ठे मिलके आते हैं और वो ऑडिट करते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। ठीक है जी, तो चिंता मत करो, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को हम आज की वीडियो में बहुत बेटर कर देंगे, सारा ऐसे समझा देंगे। प्लस में आईसीआई के टेक्निकल क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें दिखा दूंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि आईसीआई किस तरह से तुमसे चीज़ें पूछता है। ठीक है जी, तो तुम्हें बस इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना और नीचे पोस्ट करके कमेंट लिखना है कि सर आई विल स्कोर एग्जामिनेशन इन ऑडिट दिस टाइम। ठीक है जी, चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स, क्या होता है जॉइंट ऑडिट? जब दो या दो से ज़्यादा ऑडिटर एक साथ मिलकर ऑडिट करने आते हैं उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। एसए 299 एसए 299 डज नॉट डील विद रिलेशनशिप बिटवीन ए प्रिंसिपल ऑडिटर एंड ए कॉम्पोनेंट ऑडिटर। प्रिंसिपल और ब्रांच ऑडिटर की बात यहाँ नहीं होती, एक ऊपर एक नीचे की बात यहाँ नहीं होती। यहाँ पर दोनों इकट्ठे लेवल पे होते हैं, एक जैसे सेम लेवल पे होते हैं, उसको हम बोलते हैं जॉइंट ऑडिटर। प्रिंसिपल और ब्रांच ऑडिटर की बात होती है एसए 600 में। ठीक है जी, एसए 299 मेजरली तीन चीज़ों पे बात करते हैं: प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क। एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग। ये दोनों मिलके या फिर जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं सब मिलके साथ में बैठ के प्लान करते हैं और बनाते हैं एक जॉइंट ऑडिट प्लान। एंगेजमेंट पार्टनर हर एक सीए फर्म का और हर एक सीए फर्म, हर एक जॉइंट ऑडिटर के कुछ की मेंबर्स साथ में मिलके बैठते हैं और प्लानिंग करते हैं। क्या क्या चीज़ें प्लान करते हैं? सबसे पहले डिवीजन, कि भैया कौन से एरियाज बांटने के हैं और कौन से कॉमन एरियाज हैं। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जिस पे लोग मिलके इकट्ठा काम करते हैं, जिसको बांटा नहीं जाता। कैसे कैसे? यूजुअली जोन्स के बेसिस पे कि यार साउथ जोन तू ले ले, नॉर्थ जोन वाली सारी एंटिटीज़ मैं ले लेता हूँ, उसको ऑडिट कर लूँगा। कभी कभी जोन के बेस पे पॉसिबल नहीं हो पाता तो फिर वो एसेट लाइबिलिटी या इनकम एक्सपेंडिचर की भैया बैलेंस शीट में कर लेता हूँ, पीएनएल तू कर ले, इस तरह से भी बांट लेते हैं। और कुछ कुछ एरियाज जो बहुत ही हाई रिस्क के होते हैं, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, वहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है। जैसे कि किसी एंटिटी में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा मटेरियल है तो वो सोचते हैं कि यार इसको नहीं बांटते हैं, इसको हम दोनों मिलकर इकट्ठा कर लेंगे। एंटिटी ने कोई नई कंपनी को अक्वायर किया है, एक्विजिशन हुआ है, तो वो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया, बहुत ही मटेरियल हो गया, सारे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पक्का पक्का उस चीज़ को देख रहे होंगे, तो ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, ये लोग मिल के करना चाहते हैं, तो उसको भी हो सकता है कि वो ना बांटे, है ना। तो कुछ कुछ चीज़ें वो नहीं भी बांटते हैं, कुछ कुछ चीज़ें वो बांटते हैं। फिर वो क्या डिसाइड करते हैं? अपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव और आपस में कम्युनिकेशन कब कब करेंगे, कैसे कैसे अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करेंगे, किस टाइम कौन सा पहले करेंगे, ये सारी चीज़ें बातचीत में डिसाइड कर लेते हैं। फिर वो डिसाइड करते हैं कि कौन से फैक्टर्स सिग्निफिकेंट हैं, क्या यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है, क्या यहाँ पर ज़्यादा टीम एफर्ट लगने वाले हैं। तो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी टीम के एफर्ट को डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि दो जॉइंट ऑडिटर आए थे, एक ऑडिटर तो 20 लोग लेके आ गया, एक लेके आया 4। अब क्लाइंट को लगेगा कि भाई ये बहुत बढ़िया काम करेगा, जबकि ज़रूरत वहाँ पे 5 ही की थी, लेकिन क्लाइंट को लग रहा है क्योंकि ये 20 ले आया तो पक्का यही बहुत बढ़िया काम करेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए वो साथ में बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि भैया कितना काम है, कितने मैन आवर्स लगने वाले हैं। तुमने आर्टिकलशिप में देखा होगा कि मैन आवर्स के बेसिस पे चार्ज करा जाता है, तो कितने मैन आवर्स लगने वाले हैं उसके बेसिस पे हमें कितने लोग चाहिए, कितने तुम लाओगे कितने हम लाएंगे, ये दोनों चीज़ें वो मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है जी। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट्स, क्लाइंट को एक्सेप्ट करने से पहले हम कुछ करते हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़। चैप्टर 1 की रिवीजन वीडियो SQC 1 और SC 220 में मैंने तुम्हें समझाया था कि यार इंटीग्रिटी देखते हैं क्लाइंट की, कॉम्पिटेंस कंप्लायंस देखता है हमारा। इंटीग्रिटी कैसे देखते हैं? क्लाइंट की बिजनेस रेपुटेशन देखते हैं कि सही है कि नहीं, क्लाइंट की मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, कहीं क्लाइंट फीस तो बहुत कम नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सिखाई थी, अगर तुमने नहीं देखी है तो वो चुम्मा वीडियो है, जाकर देख लो, तुम्हें पूरा चैप्टर दोनों ऐसे वहीं के वहीं वीडियो में याद होंगे, गारंटी भाई की। ठीक है जी। तो मैंने तुम्हें वहाँ बताया था कि कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी करनी होती है, यानी कि ऐसे नहीं हम किसी भी क्लाइंट को मुंह उठा के ले लेंगे। कल को दाऊद इब्राहिम आएगा, उसामा बिन लादेन आएगा,
उसकी एंटिटी को हम ऑडिट करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें पता है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, गोली मार देगा तुमको अगर तुमने कुछ गड़बड़ी करी तो हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो दोनों मिलके बैठ के बताएंगे कि भैया उन एक्टिविटीज़ के क्या रिजल्ट आए। अगर क्लाइंट की रेपुटेशन अच्छी नहीं है तो रिस्क ज़्यादा है तो प्रोसीजर्स ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, ठीक है जी। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी, कितने रिसोर्सेज उनको लगने वाले हैं इस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। रिस्क कंसिडर करते हैं, दोनों ऑडिटर अपने अपने हिसाब से रिस्क कंसिडर करते हैं और डिस्कस करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं कौन से प्रोसीजर्स वो करने वाले हैं कॉमन एरियाज के लिए, कौन से प्रोसीजर्स वो करने वाले हैं स्पेसिफिक अलॉटेड एरियाज के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अब सुनना, दोनों ही एक कॉमन एंगेजमेंट लेटर लेते हैं मैनेजमेंट से, एक ही एंगेजमेंट लेटर, एंगेजमेंट यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर इनको मिलता है और एक ही रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलता है, जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली जाती है ना मैनेजमेंट से, तो इनको कॉमन ही रिप्रेजेंटेशन लेटर भी मिलता है। फिर है वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट पे लिखते हैं कि भाई तेरा ये काम रहेगा, मेरा ये काम रहेगा, हम दोनों का कॉमन ऑडिट एरिया ये वाला काम रहेगा, उसको हम बोलते हैं वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। ऊपर था ना एलोकेशन ऑफ वर्क, तो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट सब लोग साइन करते हैं ताकि कल को मुकर ना जाए, फिर दूसरा वाला कर हाँ झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। एंड TCWG को भी देते हैं ये वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट ताकि कल को एंटिटी और जॉइंट ऑडिटर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं रहे, ठीक है जी। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन अमंग जॉइंट ऑडिटर, कह रहे हर ऑडिटर की जो उसको काम मिला है उस तक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लस में कॉमन ऑडिट एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो काम डिवाइड करा है तो हर कोई ऑडिटर जो काम उसको एलोकेट किया गया है उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेपरेट एंड स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक ऑडिटर की कि वो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन ले और अच्छे से ऑडिट करे। लेकिन एक जॉइंट ऑडिटर, ABC 3 जॉइंट ऑडिटर हैं, B अपना काम कर रहा है, B को अपना काम करते करते कुछ ऐसा मिला जो उसको लगता है कि भैया A के काम आ सकता है, तो उसको वो बताना चाहिए, राइटिंग में बताना चाहिए और ऑडिट खत्म होने से पहले बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि तीनों बाद में आफ्टर पार्टी कर रहे हैं ऑडिट खत्म होने के बाद और फिर वो दारू पीते पीते बता रहा है कि भाई मैंने वो देखा था, तेरे को पता है उसकी वहाँ लंका लग जाएगी। तो ऐसा नहीं, पहले ही और राइटिंग में कम्युनिकेट करना है। अगर एक जॉइंट ऑडिटर को कुछ ऐसा मैटर मिलता है जो उसको लगता है कि भैया दूसरे ऑडिटर की अटेंशन डिजर्व करता है, तो उसको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा कंप्लीशन टू ऑडिट से पहले और राइटिंग में। फिर वो कह रहा है ऑल जॉइंट ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस कंसर्निंग NTE ऑफ प्रोसीजर्स अग्रीड अपॉन अमंग देम, प्रॉपर एग्जीक्यूशन इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जोन से प्रोसीजर्स उन्होंने डिसाइड करे थे कि इस पे मैं काम करूंगा, वो सिर्फ उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस वो काम अच्छे से करा कि नहीं करा कोई और उसको चेक नहीं करेगा, वो अपने काम के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ICAI का फेवरेट टॉपिक, क्वेश्चन भी है इसमें, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सारे जॉइंट ऑडिटर्स जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे, कि अलग अलग भी लायबल होंगे और इकट्ठे भी लायबल होंगे कुछ चीज़ों के लिए। ऐसा काम जो उन्होंने डिवाइड नहीं किया तो उसके लिए सब लायबल हैं। ऐसा काम जिसमें सब ने मिलकर डिसीजन लिया था और जो एक कॉमन ऑडिट एरिया है उसके लिए सब लायबल हैं। ऐसा काम जो एक जॉइंट ऑडिटर सबकी नज़र में लेके आया था और उस काम के लिए एक अग्रीमेंट था सबके बीच में कि भैया ये हम करेंगे, तो बेसिकली अगेन एक कॉमन ऑडिट एरिया, उसके लिए सब लायबल हैं। ये देखने के लिए कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट लॉ रेगुलेशन से कंप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये देखने के लिए सब लायबल हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर FRF के हिसाब से है कि नहीं, इसके लिए भी सब लायबल हैं। और अपनी अपनी रिपोर्ट स्टैच्यूट के हिसाब से देना, सही रिपोर्ट बना के देना, उसके लिए भी सब लायबल हैं। ठीक है जी, लाओ जरा तुम्हें दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है, डाइस लिमिटेड ने 2 CA फर्म्स को अपॉइंट किया, MN एसोसिएट्स, PQ & कंपनी एज जॉइंट ऑडिटर्स कंडक्टिंग ऑडिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। ऑडिट के दौरान ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि भैया एंटिटी की इन्वेंट्री के वैल्यू में मेजर अंडरस्टेटमेंट है।
इन्वेंट्री वैल्यूएशन देखी थी एमएनएन एसोसिएट्स ने, पर कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था दोनों के बीच में, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट इन दोनों ने बनाया नहीं। एमएन ने एक काम किया था इन्वेंट्री का, उसमें पता चला कि भैया बहुत ही ज़्यादा अंडर स्टेटमेंट कर रखी है। अब आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए विद रिगार्ड टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज अमंग जॉइंट ऑडिटर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी इनकी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? ये देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन कह रहा हर कोई ऑडिटर अपने काम के लिए लायबल होगा, या फिर एक ऑडिटर को ऐसा काम मिला जो दूसरे की नज़र में आना चाहिए तो वो उसको लाके बताएगा। यहाँ पर दूसरे वाले ऑडिटर को कोई खोज खबर थी ही नहीं, तो ये अपने काम के लिए लायबल है। लेकिन फिर हमने एक चीज़ पढ़ी कि भैया इनको ना रिटन में डॉक्यूमेंट करना चाहिए था कि भैया इन्होंने कौन सा काम डिवाइड करा, वो इन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं करा है। लो जरा देखते हैं आंसर को। पहले तो वो वही वाला पैराग्राफ बता रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन। कह रहा है कि यार वो ना म्यूचुअल डिस्कशन करके आपस में डिवाइड कर लेते हैं, और कुछ केसेस में डिवाइड नहीं भी कर पाते तो फिर वो कॉमन ऑडिट एरिया हो जाता है। कह रहा है सारे एरियाज को जोन से उन्होंने डिवाइड करें उसको आपको अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है और एंटिटी को भी बता देना होता है। फिर वो कह रहा है कि कौन से एरियाज के लिए वो जॉइंटली और सेवरली लायबल होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जोन से एरियाज डिवाइड नहीं करे गए, जो कॉमन ऑडिट एरियाज थे, है ना, जो एक ऑडिटर सबकी नज़र में ले आया और जिसके लिए सबके पास अग्रीमेंट था, एक कॉमन अग्रीमेंट था कि भैया हम ये करेंगे। ये देखने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैट्यूट के हिसाब से बने हैं कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एफआरएफ के हिसाब से प्रेजेंट करे गए हैं कि नहीं, और रिपोर्ट जो है आपकी एसए के हिसाब से है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखने के लिए तो सब लायबल है। ठीक है जी। फिर आगे वो बता रहा है कि हर एक जॉइंट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल रहेगा सिर्फ उसके काम के लिए, दूसरे के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इस केस में डाइस लिमिटेड ने 2 ऑडिटर्स को अपॉइंट किया। फैक्ट ऑफ द केस आ गया। देखो, प्रोविजन के नाम पे उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, जॉइंट ऑडिटर्स सेवरली और अकेले अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये 2 प्रोविजन इसने बता दिए। ये देखो, ये 2 प्रोविजन इसने बता दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके उसने कमेंट करने के लिए कहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी में दोनों चीज़ें उसने बता दी। बात समझ में आ रही है? अब वो बताएगा फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन। फैक्ट ऑफ द केस में वो बोल रहा है कि भैया 2 ऑडिटर्स को अपॉइंट किया था और पता चला कि मेजर अंडरस्टेटमेंट है। अब कंक्लूजन में वो बोल रहा है कि एमएनएन एसोसिएट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा क्योंकि ये उसके एरिया के अंदर आता था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने एसए 299 का वायलेशन किया है क्योंकि इन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क को डॉक्यूमेंट नहीं किया था। बात समझ में आती है? कंक्लूजन में 2 गलतियां थी, दोनों हमने बता दी। फैक्ट ऑफ द केस हमने 2 लाइन क्वेश्चन से ही कॉपी मार के लिख दिया। ठीक है जी। फैक्ट ऑफ द केस को 4-4 लाइन में मत लिखना, 10-10 लाइन में मत लिखना। मैं एक बच्चे का टेस्ट चेक करके आ रहा था आज, उसने 6-6 लाइनों का फैक्ट ऑफ द केस लिख रखा था। इसके कोई एज नंबर नहीं होते हैं, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन का तरीका है। उसको पता है कि यार तुमने क्वेश्चन में से ही देख के लिखना, तो क्वेश्चन चेपने के लिए क्यों तुम इतना टाइम वेस्ट करोगे, है ना। प्रोविजन अपने अच्छे से याद करो, और फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन का 1 नंबर होता है, बाकी नंबर प्रोविजन के होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फिर वो कह रहे हैं अब कंक्लूजन पे आओ और रिपोर्टिंग पे आओ। रिपोर्टिंग कह रहे हैं सारे जॉइंट ऑडिटर्स ना एक ऑडिट रिपोर्ट इशू करते हैं नॉर्मली, लेकिन 3 ऑडिटर हैं, शाहरुख, सलमान और आमिर। शाहरुख और सलमान तो अग्री कर रहे हैं कि भैया क्लीन रिपोर्ट है। आमिर कह रहे हैं नहीं मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो कह रहा है कि यार मैं तो मॉडिफाई करके देना चाहता हूँ अपनी ओपिनियन। अब शाहरुख और सलमान कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसे क्यों कर रहा है, हम तो मेजोरिटी है, तेरे को भी यही देना पड़ेगी। तो आमिर अगर चाहे तो अपनी रिपोर्ट को अलग से प्रेजेंट कर सकता है, फिर उस केस में 2 रिपोर्ट इश्यू होंगी। यूजुअली अगर सब एक ही ओपिनियन पे आते हैं तो 1 रिपोर्ट इश्यू होगी। अगर एक ऑडिटर डिसएग्री कर रहा है दूसरे ऑडिटर से, तो अब शाहरुख सलमान अपनी 1 रिपोर्ट देंगे, आमिर अपनी 1 रिपोर्ट देगा। ठीक है जी। कह रहे जहां जॉइंट ऑडिटर डिसएग्रीमेंट में होते हैं ओपिनियन को लेके, तो वो अपनी अलग से सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकता है। मेजॉरिटी के व्यूज से उसको बाउंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। अब अगर वो दोनों अलग अलग रिपोर्ट देंगे तो उनको पता होना चाहिए शेयर होल्डर को कि भैया 2 रिपोर्ट है, तो दोनों ही अपनी अपनी रिपोर्ट के अदर मैटर पैराग्राफ में बताएंगे कि भैया मेरा एक दूसरा भाई भी है जिसने ऑडिट करी थी और उसने अपनी अलग ओपिनियन दी है। रेफरेंस देंगे दूसरे ऑडिटर की रिपोर्ट का।
सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शेल ऑल्सो मेक रेफरेंस टू द रिपोर्ट इशूड बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर्स, अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। फाइनलाइज करने से पहले आपस में दोनों अपने अपने कंक्लूजन को डिस्कस कर लेंगे। हर एक जॉइंट ऑडिटर ये मान के चल सकता है कि सामने वाले ने अपना काम एसएस के हिसाब से किया है और उसका काम देखने के लिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को ज़रूरत नहीं। हर एक जॉइंट ऑडिटर शाहरुख, सलमान, आमिर तीनों ये मान के चल सकते हैं कि बाकी दोनों ने अपना काम बढ़िया तरीके से किया और मैं उसका काम रिव्यू नहीं करूँगा तो भी चलेगा, ठीक है जी। और ये मान के चल सकता है कि अगर अगले को कुछ ऐसा मिला जो मेरी जिम्मेदारी थी या फिर AFRF से डिपार्चर था या कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन मिली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तो उसने मेरे को बता दी, अगर नहीं बताई तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसको ऐसा कुछ नहीं मिला, ठीक है जी। जहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ डिवीजन ब्रांच आर ऑडिटेड बाय वन जॉइंट ऑडिटर, अदर जॉइंट ऑडिटर्स आर एंटाइटल्ड टू प्रोसीड ऑन द बेसिस दैट सच कंप्लाइज विद ऑल द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ। कह रहे कि अगर एक जॉइंट ऑडिटर ने शाहरुख, सलमान, आमिर ने 10 ब्रांच का भी ऑडिट किया था तो वैसे तो ऐसे 600 में हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑडिटर इज एंटाइटल्ड कि वो ब्रांच वाले से बुक्स मांग सकता है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, उसको चेकलिस्ट भेज सकता है, उसको ज्ञान दे सकता है कि भैया तू ऐसे काम करियो, ये चीज़ करियो। लेकिन यहाँ चूंकि एक जॉइंट ऑडिटर ने ब्रांच के ऑडिट किए हैं तो अब बाकी दोनों को SC 600 फॉलो करने की जरूरत नहीं। बात समझ में, ठीक है जी। कम्युनिकेशन विथ TCWG कह रहा है सभी जॉइंट ऑडिटर्स जब भी अपनी ओपिनियन को या रिपोर्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो TCWG के साथ कम्युनिकेट करेंगे। ओपिनियन और रिपोर्ट अलग अलग तरीके से मॉडिफाई होती है। रिपोर्ट मॉडिफाई होने का मतलब हम कोई एडिशनल पैराग्राफ डालते हैं जैसे कि EOM पैराग्राफ, OM पैराग्राफ, MURG मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न पैराग्राफ, और ओपिनियन मॉडिफाई करना यानी कि हम क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर देते हैं, ठीक है जी। जब भी वो अपनी ओपिनियन मॉडिफाई करने वाले हैं तो वो TCWG को बताएंगे कि भैया हम क्यों मॉडिफाई करने वाले हैं, क्या वर्डिंग रहेगी और क्या हम रिपोर्ट भी मॉडिफाई करने वाले हैं, क्या हम EOM OM पैराग्राफ देने वाले हैं और उसकी क्या वर्डिंग रहेगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें वो बता के चलेंगे। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है KRP लिमिटेड एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग 3 ऑडिटर्स को इन्होंने अपॉइंट किया, ठीक है जी। अब ग्रेच्युटी की वैल्यूएशन निकालनी थी, तीनों ऑडिटर्स ने अपने अपने एक्चुरीज से रिपोर्ट ले ली, ठीक है जी। अब एक्चुरीज की रिपोर्ट में मेजर डिफरेंस आया। मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के एक्चुरी की रिपोर्ट से सहमत हो जाता है, मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई की रिपोर्ट से सहमत हो जाता है। तो अब ये दोनों एक टीम में है। मिस्टर जेड कह रहा है नहीं भैया मैं तो सहमत नहीं हूँ तुम्हारे एक्चुरी की रिपोर्ट से। अब दो एक तरफ है, एक तरफ है, तो क्या इनको सेम रिपोर्ट देनी पड़ेगी? ये कह रहे हैं मिस्टर एक्स बोल रहा है कि भैया मिस्टर वाई की रिपोर्ट ही कंसीडर करी जाएगी क्योंकि अब मेजोरिटी है, लेकिन मिस्टर जेड को समझ नहीं आ रहा। तो अब तुम बता दो कि उसको क्या करना है। तुम पहले बताओगे कि वो जॉइंटली और सेवरली किस किस चीज़ के लिए लायबल होते हैं। तुम अब बताओगे कि वो जॉइंटली और सेवरली किस किस चीज़ के लिए लायबल होते हैं। फिर तुम बताओगे कि भैया सेपरेट स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो अपनी रिपोर्ट जो है कॉमन ऑडिट रिपोर्ट वैसे तो देते हैं, लेकिन डिस अग्रीमेंट के केस में सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं, बस उनको अदर मैटर पैराग्राफ में रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बाद में वो कह रहे हैं कि मिस्टर वाई की रिपोर्ट एक्चुअली की फॉल्टी निकल आई। ये जो जिसकी रिपोर्ट पे मिस्टर एक्स ने रिलाई करा था ना, इसकी रिपोर्ट फॉल्टी निकल आई और मिस्टर जेड वाले की सही निकल आई, यानी कि ओपिनियन जेड की सही थी। अब क्या होगा? अब इसने एक अलग रेफरेंस दिया है। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गया। अब रेफरेंस है SC 620 का। SC 620 हमें बताता है जब भी हम ऑडिटर्स एक्सपर्ट का काम यूज करते हैं, देखो ऑडिटर एक्सपर्ट कौन होता है? जो ऑडिटर की मदद करता है अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग वाले मामलों में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे ग्रेच्युटी वैल्यूएशन आ रही है तो ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग से इसका कुछ खास लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी एक्सपर्ट जो अदर देन अकाउंट और ऑडिट का एक्सपर्ट हो, वो ऑडिटर की मदद कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने में, वो होता है ऑडिटर एक्सपर्ट। तो SC 620 हमें बताता है कि भैया आप जब भी ऑडिटर एक्सपर्ट का काम यूज करोगे तो आप उसके काम की रेलिवेंस और रीजनेबलनेस चेक करोगे कि उसने जो भी मेथड लगाए, जो भी अजम्पशंस ली, वो सही थे कि नहीं थे।
अब हम उसका काम तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अजम्पशंस, उसके मेथड्स देख सकते हैं कि वो रीजनेबल लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। फिर वो आगे कहानी सुना रहा है कि अगर देखो इसने मान के चला है क्वेश्चन में नहीं आंसर में ये मान के चल रहा है कि भैया मिस्टर एक्स ने और मिस्टर वाई ने ध्यान से देखी ही नहीं रिपोर्ट, उसकी रेलिवेंस रिलायबिलिटी चेक करी ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए वो लोग गिल्टी हैं और उनकी ओपिनियन सही नहीं है, लेकिन मिस्टर जेड ने करी है तो उसकी ओपिनियन ठीक है। तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को ग्रोसली नेग्लिजेंट माना जाएगा क्योंकि उन्होंने फॉल्टी रिपोर्ट यूज करी विदाउट एग्जामिनिंग एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट की एक्चुअली के वर्क की एडिक्वेसी देखे बिना उन्होंने रिपोर्ट यूज कर ली, तो इसलिए वो ग्रोसली नेग्लिजेंट कहे जाएंगे। मिस्टर जेड बिल्कुल भी लायबल नहीं कहा जाएगा। एक अप्रोच यहाँ पे ये भी हो सकती थी कि भैया आप ये लिखो कि अगर उन्होंने भी चेक करी है, एक एडिशनल लाइन आप ये डाल सकते हो कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने चेक करी थी, अजम्पशंस मेथड्स रीजनेबल लग रहे थे, फिर भी गलती है, तो कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक्स और वाई की ही है, एक्चुअली की नहीं। ठीक है जी, आई होप आपको ये ऐसे पूरा समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी ही वीडियो बन गई हमारी ऐसे की, हर एक चीज़ मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। तो चलो कोई बात नहीं, आई होप आपको ये पूरा ऐसे समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कैसा लगा ऐसे मुझे ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। कौन सी अगली वीडियो चाहिए मुझे वो बता दीजिएगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।